शिवशंकर के रिटायर होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे निर्मला के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शिवशंकर एक बड़े सरकारी ओहदे पर हैं। अब उन्हें हर महीने पेंशन की एक तयशुदा रकम मिलेगी। निर्मला की चिंता की वजह अपना मकान न होना था, क्योंकि रिटायर होते ही सरकारी मकान तो छोड़ना पड़ेगा। शिवशंकर अभी तक परिवार सहित सरकारी मकान में ही रहते आए हैं। एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई है। शिक्षा पूरी करते ही बेटा बेटी अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। विदेश की आबो हवा दोनों को ऐसी लगी कि वे वहीं के स्थायी निवासी बन गए और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। सालों नौकरी करने के बावजूद शिवशंकर अपना मकान नहीं खरीद पाए। गृहस्थी के तमाम झमेलों में और सरकारी मकान के चलते वे घर खरीदने के विचार से लापरवाह रहे। अब निर्मला को एहसास हो रहा था कि वक्त रहते उन्होंने थोड़ी सी बचत करके छोटा सा ही मकान खरीद लिया होता तो आज यह चिंता न होती। आज उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वे कोई मकान खरीद सकें, क्योंकि दिल्ली में मकान की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। आज इतवार है। सुबह से ही निर्मला को चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है। वसंत विहार में एक जनता फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है। किराया भी कम है। आखिर हम बूढ़े बुढ़िया को ही तो रहना है। हम दोनों के लिए जनता फ्लैट ही काफी है, शिवशंकर ने निर्मला को समझाते हुए कहा। 4 कमरों का फ्लैट छोड़कर अब हम क्या एक कमरे के फ्लैट में जाएंगे? आपने सोचा है कि इतना सामान छोटे से फ्लैट में कैसे आएगा? इतने सालों का जोड़ा हुआ सामान है। हम दोनों की जरूरतें ही कितनी हैं? जरूरत का सामान ले चलेंगे, बाकी बेच देंगे। देखो निर्मला, घर का किराया निकालना, हमारी तुम्हारी दवाओं का खर्च, घर के दूसरे खर्चे सब हमें अब पेंशन से ही पूरे करने होंगे। ऐसे में किराए पर बड़ा फ्लैट लेना समझदारी नहीं है। शिवशंकर 2 टूक शब्दों में पत्नी निर्मला से बोले। बेटी से तो कुछ नहीं ले सकते, लेकिन बेटा तो विदेश में अच्छा कमाता है। आप उससे क्यों नहीं कुछ मदद के रूप में रुपए मांग लेते हैं, जिससे हम बड़ा फ्लैट खरीद ही लें? निर्मला धीरे से बोली। भाई, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। कभी उसने यह पूछा है कि पापा आप रिटायर हो जाओगे तो कहाँ रहोगे? आज तक उसने अपनी कमाई का 1 रुपया भी भेजा है? शिवशंकर पत्नी निर्मला पर बरस पड़े। निर्मला खुद ये सच्चाई जानती थी। शादी के बाद बेटा जो विदेश गया तो उसने कभी मुड़कर भी उनकी तरफ देखा नहीं। बस कभी कभार त्योहार आदि पर सिर्फ फोन कर लेता है। निर्मला यह भी अच्छी तरह समझती थी कि उसके स्वाभिमानी पति कभी बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। निर्मला उन माता पिता को खुशहाल मानती है जो अपने बेटे बहू नाती पोतों के साथ रह रहे हैं, जबकि वे दोनों पति पत्नी इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर वह दिन भी आ गया जब निर्मला को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। शिवशंकर ने सामान बंधवाने के लिए 2 मजदूर लगा दिए थे। कबाड़ी वाले को भी उन्होंने बुला लिया था, जिसको गैर जरूरी सामान बेच सके। केवल जरूरत का सामान ही बांधा जा रहा था। निर्मला ने अपने हाथों से एक एक चीज इकट्ठा की थी। अपनी गृहस्थी को उसने कितने जतन से संभाला था। कुछ सामान तो वास्तव में कबाड़ था, पर काफी सामान सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि नए घर में ज्यादा जगह नहीं थी। निर्मला साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी गीली होती आंखों को पोंछे जा रही थी। उसके दिल का दर्द बाहर आना चाहता था, पर किसी तरह वह उसे अपने अंदर समेटे हुए थी। उसके कान पति शिवशंकर की कमीज की जेब में रखे मोबाइल फोन की घंटी पर लगे थे। उसे बेटे के फोन का इंतजार था, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेटे को रिटायर होने तथा घर बदलने की सूचना दे दी थी। आज कम से कम बेटा फोन तो करेगा ही, कुछ तो पूछेगा। माँ, छोटे घर में कैसे रहोगी? घर का साजो सामान कैसे वहाँ सेट होगा? मैं आप दोनों को यहाँ आने का प्रबंध करता हूँ आदि। लेकिन मोबाइल फोन बिल्कुल खामोश था। निर्मला के दिल में एक टीस। आपका फोन चार्ज तो है? निर्मला ने धीरे से पूछा। हाँ, फोन फुल चार्ज है। शिवशंकर ने जेब में से फोन निकाल कर देखा। नेटवर्क तो आ रहा है? हाँ भाई, नेटवर्क भी आ रहा है, लेकिन यह सब कुछ क्यों पूछ रही हो? शिवशंकर झुलाते हुए बोले। नहीं, कुछ नहीं कहते हुए निर्मला ने अपना मुंह फेर लिया और रसोई घर के अंदर चली गई। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को शिवशंकर को नहीं दिखाना चाहती थी। सारा सामान ट्रक में लद चुका था। निर्मला की बूढ़ी गृहस्थी अब नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। घर वाकई बहुत छोटा था। एक छोटा सा कमरा, उससे सटा रसोई घर, छोटी सी बालकनी से लगता बाथरूम जो कि टॉयलेट से जुड़ा था। विमला का यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। निर्मला को इस नए मकान में आए 1 हफ्ता हो गया है। घर उसने सेट कर लिया है। आस पड़ोस में अभी खास जान पहचान नहीं हुई है। निर्मला के नीचे वाले फ्लैट में उसी की उम्र की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है। निर्मला से अब उसकी थोड़ी बड़ी बातचीत होने लगी है। शाम को बाजार जाने के लिए निर्मला नीचे उतरी तो वही बुजुर्ग महिला मिल गई। उसका नाम माधुरी है।
एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराई। कैसी हो निर्मला? माधुरी ने निर्मला से पूछा। ठीक हूँ, घर में समय नहीं कटता। यहाँ कहीं घूमने टहलने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है? निर्मला ने माधुरी से कहा। अरे तुम शाम को मेरे साथ पार्क चला करो, वहाँ हम उम्र बहुत सारी महिलाएं आती हैं। मैं तो रोज़ शाम को जाती हूँ। शाम को 1-2 घंटे अच्छे से कट जाते हैं। पार्क यही नज़दीक है, माधुरी ने कहा। अगले दिन शाम को निर्मला ने सूती चरक लगी साड़ी पहनी, बाल बनाए, गर्दन पर पाउडर छिड़का। निर्मला को आज यूं तैयार होते देख शिवशंकर ने टोका। आज कुछ खास बात है क्या? सज धज कर जा रही हो? हाँ, आज मैं माधुरी के साथ पार्क जा रही हूँ, निर्मला खुश होती हुई बोली। निर्मला को बहुत दिनों बाद यूँ चहकता देख शिवशंकर को अच्छा लगा, क्योंकि निर्मला जब से यहाँ आई है घर के अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। निर्मला और माधुरी दोनों पार्क की तरफ चल दी। पार्क में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ लोग पैदल घूम रहे थे ताकि स्वस्थ रहें। वहीं एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का ग्रुप था। निर्मला को लेकर माधुरी भी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो गई। सभी बुजुर्ग महिलाओं की बातों में दर्द, चिंता भरी थी। कहने को तो सभी बेटे बहुओं व भरे पूरे परिवारों के साथ रहती थी, लेकिन उनका मान सम्मान घर में नाक के बराबर था। किसी को चाय समय पर नहीं मिलती तो किसी को खाना, कोई बीमारी में दवा इलाज के लिए तरसती रहती। 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बेटे बहुओं को भारी पड़ रहा था। इन महिलाओं की जिंदगी की शाम घोर अपेक्षा में कट रही थी। शाम की ये चंद लम्हे वे आपस में बोल बतियाकर अपने दिलों की कहानी सुनाकर काट लेती थी। अंधेरा घिरने लगा था। हम सभी घर जाने को तैयारी करने लगे। निर्मला और माधुरी भी अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर निर्मला कुर्सी पर बैठ गई। पार्क में बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि बुजुर्ग माता पिता तो उस बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपना प्यार, घनी छांव अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो इस छांव में बैठना ही नहीं चाहते। तभी शिवशंकर रसोई से चाय बनाकर ले आए। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी। बताओ पार्क में कैसा लगा? निर्मला पति को देखकर मुस्कुरा दी। जवाब में इतना ही बोली, अच्छा लगा। फिर चाय की चुस्की लेने के साथ मुस्कुराती हुई बोली, सुनो, कल आप आलू की टिक्की खाने को कह रहे थे। आज रात के खाने में वही बनाऊंगी। और हाँ, आप कुछ छोटे गमले सीढ़ी तथा बालकनी में रखना चाहते थे तो आप कल मालिक को कह दीजिए कि वह गमले ले जाए। हरी मिर्च, टमाटर के पौधे लगा देंगे। थोड़ी बागबानी करते रहेंगे तो समय भी अच्छा कटेगा। यह कहते हुए निर्मला खाली कप उठाकर रसोई में चली गई और सोचने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को छाव दें और संतुष्ट रहें। शिवशंकर हैरान थे। कल तक वे निर्मला को कुछ खास पकवान बनाने को कहते थे तो निर्मला दुखी आवाज में एक ही बात कहती थी, क्या करेंगे पकवान बनाकर? परिवार तो है नहीं, बेटे बहू नाती पोते साथ रहते तो इन सब का अलग ही आनंद होता। गमलों के लिए भी वे कब से कह रहे थे पर निर्मला ने हामी नहीं भरी। निर्मला में यह बदलाव शिवशंकर को सुखद लगा। रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। निर्मला ने टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में मसालों की खुशबू महकने लगी थी। शिवशंकर कुर्सी पर बैठे बैठे गीत गुनगुनाने लगे। आज उन्हें लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी वापस पटरी पर लौट आई है। दोस्तों, आपको आज का ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर